सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। और जो लोग बालाजी के भक्त हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज ज़रूर लिख देंगे। और आप लोगों की जो तैयारी आयुर्वेदिक उपचारिका, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, ऑल इंडिया आयुर्वेदिक एग्जाम्स जो होते हैं, कंपाउंडर की जो भर्ती होती है उसके लिए जो तैयारी चल रही है, तो आज हम पंचकर्म परिचर्या के जो है प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराएंगे। ये आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण विषय है। कम से कम 5 नंबर के इसमें से प्रश्न आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसको आप लोग, महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हमने इसमें सिलेक्ट किया है। तो आज जो है आदर्श प्रश्न पत्र जो है एक हम करवा रहे हैं, जो है मॉडल पेपर। तो इसे आप लोग देखिए, 100 क्वेश्चन है इसमें, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज का लाइक का टारगेट है 1000 लाइक। आप लोग 1000 लाइक पूरा कर देंगे, मुझे आशा और विश्वास है। और जो लोग बालाजी के भक्त हैं कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज जरूर लिख देंगे, क्योंकि बालाजी महाराज ही भक्त अपने भक्तों का जो है समस्त कष्टों को दूर करके आपको सद्बुद्धि और आपको नौकरी प्रदान करेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पंचक्रम को कहते हैं, पंचक्रम को कहते हैं, तो पंचक्रम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शोधन चिकित्सा। पंचक्रम में क्या हो जाता है कि पूरे शरीर का आपके हो जाता है शोधन। आयुर्वेद की बहुत बड़ी जो है चिकित्सा पद्धति है पंचकर्मा। पंचकर्मा के अंतर्गत जो है सारी बॉडी का जो है शोधन किया जाता है। इस पे जो है बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आता है। जो बीमारियां कहीं नहीं ठीक होती हैं वो पंचकर्म चिकित्सा से ठीक हो जाती हैं। असाध्य रोगों का इलाज इसमें होता है। और आदमी पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा जो है आदमी नवयौवन को प्राप्त कर लेता है। उसके शरीर की पूरी जो है, मान लीजिए आपके शरीर का जो है सर्विसिंग हो जाता है। जिस प्रकार से आप मोटरसाइकिल, कार और बाइक की सर्विसिंग कराते हैं, उसी तरह से जो है मानव बॉडी की सर्विसिंग करने की प्रक्रिया को ही पंचकर्म कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 इसमें देखेंगे। इसमें दिया है कि जिस चिकित्सा से दोषों को एक बार साम्यावस्था में लाने के बाद उसका पुनरावृत्ति नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शोधन चिकित्सा। उसे क्या कहेंगे? शोधन चिकित्सा। प्रश्न नंबर 3 इसमें महत्वपूर्ण होगा कि दोषा कदाचित कुपते जिता लंघनम पंचने जिता संशोधने यतु ना तेषा पुनर्भवद। तो उपयुक्त कथन किस आचार्य ने कहा है? प्रश्न नंबर 3 आचार्यों से जरूर पूछा जाएगा। तो ये बात महर्षि चरक जी ने कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्यार्थी नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित 5 प्रकार के कर्म जिनके द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है उसे कहते हैं। चौथे का भी विकल्प सही होगा, पंचक्रम। इसमें 5 प्रकार के जो है कर्म किए जाते हैं, इसी से नाम इसका क्या पड़ा है? पंचक्रम। तो ये पूरे बॉडी को शोधन कर देता है, इसीलिए इसे पंचक्रम चिकित्सा 5 कर्म किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। चरक के अनुसार पंचक्रम है, चरक के अनुसार पंचक्रम है, तो इसमें होगा वमन कराया जाएगा, विरेचन, निरूय, अनुवासन तथा नास्य। कुल मिला के टोटल इसमें 5 होते हैं। वमन, विरेचन, निरू, अनुवासन और नास्य जो प्रक्रिया होती है ये 5 की संख्या में है, इसे इसका नाम पंचक्रमा पड़ा। महत्वपूर्ण होगा, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट जान के इसे नोट कर लेंगे विद्यार्थी सभी लोग। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि सुश्रुत के अनुसार पंचक्रम है। सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत ने पंचक्रम किसे कहा है? तो वमन, विरेचन, निरू, अनुवासन तथा नास्य जो है इसी को सुश्रुत जी ने भी कहा है पंचक्रम। इसे भी नोट कर लेंगे। चरक और सुश्रुत ने सेम बातें बताई हैं, क्योंकि इसका नाम ही पंचक्रमा है। महर्षि वाग्भट्ट के अनुसार पंचक्रम है। महर्षि वाग्भट्ट जो आयुर्वेद के मर्मज्ञ थे, उन्होंने क्या कहा है? तो इसका डी विकल्प सही होगा। इन्होंने कुछ अलग बातें बताई है, जोड़ा है। तो क्या जोड़ दिया है? इन्होंने कहा है वमन, विरोचन, निरो, नश्च, रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण, इसमें एक शब्द उन्होंने जोड़ा है और ये भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी के डिफरेंस को जानेंगे, खास करके वाग्भट वाला अधिकतर पूछ लिया जाता है। इसमें कुछ लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि उनको 5 ही याद रहता है, वमन, विरेचन और नाश, ये सारी चीज़ें याद रहती है, लेकिन ये रक्त मोक्षण वाला नहीं समझ पाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा विगत एग्जाम्स के लिए, इसे आप लोग तैयार कर लेंगे।
उसके आगे के प्रश्न देखेंगे, यानी प्रश्न नंबर 8 में क्या बातें पूछी गई हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि चरक के प्रत्येक कर्म को कितने भागों में बांटा गया है। चरक के प्रत्येक कर्म को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका सी विकल्प सही होगा। 7 भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्व कर्म के अंतर्गत कर्म आते हैं, पूर्व कर्म के अंतर्गत कर्म आते हैं, तो इसमें होगा सी विकल्प, लंघन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन। लंघन, पाचन, स्नेहन और स्वेदन, यानी आपका सी विकल्प इसमें जो है करेक्ट होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 होगा। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया कि प्रधान कर्म के अंतर्गत कितने कर्म आते हैं। प्रधान कर्म के अंतर्गत कितने कर्म आते हैं, तो 10वें का सी विकल्प सही होगा। 5 कर्म पंचकर्मा में आते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, पाश्चात कर्म के अंतर्गत कितने कर्म आते हैं। अभी पंचकर्म की बात हो रही थी, अब पाश्चात कर्म की बात हो रही है, तो इसमें भी विकल्प सही होगा, यानी 3 की संख्या में पाश्चात कर्म को रखा गया है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 12 में दिया है कि पाश्चात कर्म के अंतर्गत कर्म है। अब पाश्चात कर्म के अंतर्गत जो 3 कर्म है उसमें कौन कौन से आते हैं, इसकी चर्चा इसमें कर लेंगे। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, यानी ससंजन कर्म, रसनादि कर्म और शमन कर्म उपयुक्त सभी, यानी डी विकल्प होगा। इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे विद्यार्थी, ये प्रश्न पूछा गया है, 5-6 बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13 में दिया है कि कफ दोष के निवारण के लिए श्रेष्ठ कर्म है, तो ये है वमन, इसे नोट कर लेंगे। में दिया है कि पित्त दोष के निवारण के लिए श्रेष्ठ कर्म है। पित्त दोष के निवारण के लिए अगर किसी का पित्त बना हुआ है और उसको विरेचन करा दिया जाए तो उसके पित्त का शमन हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि वात, पित्त और कफ त्रिदोष आधारित ये मानव शरीर है। अगर इसमें से किसी में असंतुलन हो जाता है तो आप बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। वात से 180 रोग होता है, पित्त से 80 रोग और कफ से 35 रोगों की जो है व्याख्या आयुर्वेद में किया गया है, इसे आप लोग जानते रहेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। वात दोष के निवारण के लिए श्रेष्ठ कर्म है। 15 का सी विकल्प सही होगा, यानी बस्ती जो कर्म होता है ये वात दोष के निवारण के लिए प्रयोग करते हैं। 16 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है गत परीक्षाओं के लिए। रक्त दोष के निवारण के लिए श्रेष्ठ कर्म है। किसी के रक्त में अगर दोष आ गया, रक्त खराब हो गया, रक्त में इम्प्योरिटी आ गई, रक्त में किसी प्रकार की अशुद्धि है, आपका ब्लड खराब हो गया, तो उसमें रक्त मोक्षण कराया जाता है पंचकर्मा के अंतर्गत। इससे आपकी जो है ये दोष का शमन हो जाता है और आप पुनः जो है अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे विद्यार्थी। वर्षा ऋतु में कौन सा संशोधन कर्म कराना चाहिए। वर्षा ऋतु में तो इसमें बस्ती जो कर्म होता है पंचक्रम के अंतर्गत उसे कराना सर्वश्रेष्ठ आचार्यों ने महर्षि सुश्रुतवांग भट्ट ने बताया है। नोट करिए विद्यार्थी, सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न आपके लिए जो है आपकी नौकरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। किसी भी प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखिए, उसको मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और लगातार अपनी तैयारी को जारी रखिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो प्रत्येक दिन मैं आपको सुबह शाम एक वीडियो 100% का देता रहूँगा, ये मेरा वादा है। तो आप लोग इसी तरह जो है अपना प्यार मोहब्बत बनाए रहें और तैयारी करते रहें। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि जो द्रव लघुता उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। जो द्रव लघुता उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। 18 का बी होगा, लंघन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, जिस क्रिया के द्वारा औषधियाँ देकर अपशिष्ट आम आदि मलों को शुद्ध किया जाता है उसे कहते हैं। तो 19 का बी विकल्प सही होगा, उसे कहते हैं पाचन क्रिया। उसे कौन सी क्रिया कहेंगे विद्यार्थी, उसे कहेंगे पाचन क्रिया। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, जिसके द्वारा शरीर में चिपचिपापन,
मार दो, स्निग्धता उत्पन्न होती है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 20 का ये विकल्प सही होगा, स्नेहन क्रिया कहा जाता है। कौन सा क्रिया? स्नेहन क्रिया के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, स्वेदन के भेद हैं। स्वेदन के भेद हैं, तो स्वेदन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं विद्यार्थी, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, जिस क्रिया में शरीर में स्नेह के अवशोषण के लिए घृत, तैल, वसा, मज्जा आदि स्नेहों का शरीर पर मर्दन किया जाता है, उसे कहते हैं। जिसमें घी, तेल, वसा, मज्जा आदि का शरीर पे मर्दन किया जाता है, यानी जो है शरीर पे लगाया जाता है, लेप किया जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? 22 का भी विकल्प सही होगा, अभ्यंग कहते हैं। तेल मालिश करना शरीर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभ्यंग का काल है, अभ्यंग का काल कितना है, समय कितना है, इसे बता देंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसका होगा 15 मिनट से 1 घंटा जो है होता है, इसका जो है काल समय। 15 मिनट से 1 घंटे तक आप जो है अभ्यंग क्रिया करेंगे। प्रश्न नंबर 24 विद्यार्थी देख लेंगे। प्रश्न नंबर 24 में दिया है कि डाहलन के अनुसार स्नेहन को रोमकांत तक पहुंचाना स्नेह की कितनी मात्रा होती है? 24 का ए विकल्प सही होगा, यानी 300 मात्रा में होता है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, डालन के अनुसार स्नेह को त्वचा में पहुंचाना स्नेह की कितनी मात्रा है? 25 का भी विकल्प सही हो, 400 ग्राम, 400 मात्रा इसमें दिया गया है, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 26 महत्वपूर्ण होगा विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 26 में दिया है कि डालन के अनुसार स्नेह का रक्त में पहुंचना स्नेह की मात्रा है, 26 का भी होगा, यानी 600 मात्रा बताया गया है। सारे प्रश्न एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनका जो है मान बढ़ता जा रहा है, इसे आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 27। इसमें क्या बातें पूछी गई हैं आपकी विगत परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें दिया है कि डालन के अनुसार स्नेह को मेद में पहुंचाना स्नेह की कितनी मात्रा है? 27 का भी विकल्प सही होगा, 700 मात्रा है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, डालन के अनुसार स्नेह को अस्थि में पहुंचाना स्नेह की कितनी मात्रा है? 28 का सी विकल्प सही होगा, 800 मात्रा में है। तो प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, डालन के अनुसार स्नेह को अस्थि मज्जा में पहुंचाना स्नेह की मात्रा है, 29 का डी विकल्प सही होगा। इसका जो है 900 मात्रा में जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, अभ्यंग लगातार कब तक करना चाहिए? अभ्यंग लगातार कब तक करना चाहिए? तो इसमें होगा 7 दिन, 21 दिन, 28 दिन उपयुक्त सभी। कितने दिनों तक? आप 28 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यंग करना जरूरी होता है। अभ्यंग के प्रकार कितने हैं? अभ्यंग के प्रकार कितने हैं? 31 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी। इसमें ये विकल्प सही होगा, 2 प्रकार का अभ्यंग होता है। कितना होता है? 2 प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, रूक्ष तथा स्निग्ध कितने प्रकार हैं? 32 का सी विकल्प सही होगा, यानी अभ्यंग इसका होगा। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, एकांग व सर्वांग किसके प्रकार हैं? एकांग व सर्वांग, तो ये अभ्यंग के प्रकार है, इसे नोट करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, बांगभट्ट के अनुसार स्नेह की प्राविचरणाएँ हैं। बांगभट्ट के अनुसार स्नेह की प्राविचरणाएँ क्या हैं? 34 का डी विकल्प सही होगा, यानी 24 हैं। प्रश्न नंबर 35, किस ऋतु में घृतपान कराना चाहिए? 35 का ये विकल्प सही होगा, यानी शरद ऋतु में जो है घी का पान करना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर शरद ऋतु में आप घी पीते हैं तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा मिलती है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, किस ऋतु में वसा पान कराना चाहिए? किस ऋतु में वसा पान कराना चाहिए? 36 का भी विकल्प सही होगा, बसंत ऋतु में वसा पान करेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी बॉडी के लिए। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, किस ऋतु में मज्जा पान कराना चाहिए? सारे प्रश्न एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, गलत विकल्प लगा के चले आते हैं, ध्यान रखिएगा। किस ऋतु में मज्जा पान कराना चाहिए? 37 का भी विकल्प सही होगा, बसंत ऋतु में मज्जा पान
और वसापान दोनों कराना चाहिए। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किस ऋतु में तैल पान कराना चाहिए, तेल को कब पीना चाहिए, ऋतु में किस मरीज को कब पिलाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 38 का सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी वर्षा ऋतु में अगर आप किसी पेशेंट को तेल पिलाया जाता है पंचकर्मा के अंतर्गत तो उसे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, वात पित्त प्रधान दोष में स्नेहपान कब कराना चाहिए। 39 का भी विकल्प सही होगा, यानी कि रात्रि में स्नेहपान को कराना अति महत्वपूर्ण होता है आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार। प्रश्न नंबर 40 है, बहुत महत्वपूर्ण, ग्रीष्म ऋतु में स्नेहपान कब कराना चाहिए। जब ग्रीष्म ऋतु चल रही हो तब स्नेहपान कब कराएंगे, तो ये दिन में कराएंगे, रात्रि में नहीं कराएंगे, रात्रि में वर्जित किया गया है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, मृदु कोष्ठ वाले व्यक्तियों में स्नेहपान कितने दिन तक किया जाता है। जिन लोगों का कोष्ठ मृदु होता है उनको स्नेहपान कितने दिन तक किया जाता है, तो इनको 3 दिन तक किया जाता है विद्यार्थी, महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है कि मध्य कोष्ठ वाले व्यक्ति में स्नेहपान कितने दिन तक किया जाता है। मध्य वाले में कितने दिन तक करेंगे, तो 42 का भी विकल्प सही होगा, 5 दिन तक करेंगे। प्रश्न नंबर 43, क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति में स्नेहपान कितने दिन तक किया जाता है। 43 का सी विकल्प सही होगा, यानी 7 दिन तक किया जाएगा। प्रश्न नंबर 44, स्नेह की ह्रस्व मात्रा है, तो कितनी मात्रा होती है विद्यार्थी, जो जान रहे हैं कमेंट कर दीजिए आप लोग। 44 का ये विकल्प सही होगा, 6 घंटे में पचने वाली, कितने घंटे में, 6 घंटे में। प्रश्न नंबर 45, स्नेह की मध्यम मात्रा है, स्नेह की मध्यम मात्रा है। 45 का कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा, 12 घंटे में पचने वाली। प्रश्न नंबर 46, स्नेह की उत्तम मात्रा है। 46 स्नेह की उत्तम मात्रा है, कौन सी है, सी 18 घंटे में पचने वाली, 18 घंटे में पचने वाली मात्रा होगी विद्यार्थी, नोट करिए। इसके आगे का प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न इसे देखते जाइए। 47 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया हुआ है कि पंचक्रम में पूर्व रोगी का उत्तम संशोधन करने के लिए स्नेहपान कराया जाता है। 47 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसका सी विकल्प सही होगा, यानी 7 दिन। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, स्नेह द्रव्य में कितने गुना विद्यमान रहते हैं, कितने गुना गुण विद्यमान रहते हैं। 48 का डी विकल्प सही होगा, 9 गुना गुण विद्यमान रहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार स्थावर स्नेह है, आचार्य चरक के अनुसार स्थावर स्नेह है। 49 का कौन सा विकल्प सही होगा, इसका डी विकल्प सही होगा, यानी 18 है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, जंघम स्नेह की संख्या है। 50 नंबर का डी विकल्प सही होगा, 4 होती है, कितनी होती है, 4। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, मूर्धा तैल कहलाता है, कौन सा होगा विद्यार्थी, बता देंगे, इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है आपके लिए ये। सी विकल्प सही होगा, पक्व तेल होता है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, स्नेहग्रो प्रजीतातम ततम स्नेहमानतम स्नेह स्वेदम प्रसन्नम संशोधनम मेदतम उपयुक्त कथन किस आचार्य का है, ये किस आचार्य ने कहा है। 52 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो ये महर्षि चरक जी ने कहा है, इसे आप लोग नोट करिए विद्यार्थी, चरक जी ने कहा है, इसे नोट करेंगे। 53 का कौन सा विकल्प सही होगा, बता देंगे आप लोग। तो 53 में दिया है कि स्नेह की हसीवी मात्रा हो कितनी है, तो 53 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, अल्पतम समय में पचने वाली, यानी कम समय में पचने वाली मात्रा जो है होती है। प्रश्न नंबर 54, घृतपान के कराने के पश्चात किस अनुपान का प्रयोग कराना चाहिए। 54 में घृत अनुपान कराने के पश्चात किस अनुपान का प्रयोग कराना चाहिए। 54 का सी विकल्प सही होगा, उष्ण जल
जब किसी को आप घृत का पान करा देंगे, घी पिलाएंगे, तो उसे गर्म जल पिलाना चाहिए, उपयुक्त माना गया है आयुर्वेदा शास्त्र के अनुसार। तैल पान के पश्चात किस अनुपान का प्रयोग कराना चाहिए? 55 का कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, यानी मंड का जो है अनुपान कराएंगे तेल पिलाने के बाद, तो मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न नंबर 56 विद्यार्थी, इसमें क्या पूछा गया है? तो इसमें जो पूछा गया है ये आपके लिए महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि वसा पान कराने के पश्चात किस अनुपान का प्रयोग कराना चाहिए। जब किसी को वसा आप पिला रहे हैं तो उसे कौन सा जो है प्रोडक्ट पिलाएंगे? तो 56 का सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि मंड का पान करा देंगे। 57 का देखेंगे, मज्जा पान कराने के पश्चात किस अनुपान का प्रयोग कराना चाहिए। जब मज्जा का पान करा रहे हो, 57 का सी विकल्प सही होगा, मंड का प्रयोग करेंगे इसमें विद्यार्थी। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे, मुख में द्रव्य औषधि को धारण करना कहलाता है। 58 का डी विकल्प सही होगा, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे, पित्तजन व्याधियों में अधितर्पण प्रतिदिन कितने मिनट तक कराना चाहिए। जब किसी का पित्त बढ़ा हुआ हो तो उसे अधितर्पण कितने मिनट तक करा देना चाहिए, बता देंगे विद्यार्थी जो लोग जान रहे हैं। 59 का सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी 600 मात्रा में कराना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कर्णपूरण हेतु किस तेल का प्रयोग किया जाता है? 60 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका डी विकल्प सही होगा, यानी बिल्व तेल, निर्गुंडी तेल, अपामार्गा तेल उपयुक्त सभी, ये सारे चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें उपयुक्त हैं, इसमें किसी को वर्जित नहीं किया गया है जो इसमें विकल्प में दिया गया है। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, अच्छा स्नेहपान होता है, अच्छा स्नेहपान होता है 61 का बी विकल्प सही होगा, यानी शुद्ध तेल होता है। 62 देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ स्नेह है 62 का ये विकल्प सही होगा, यानी घृत होता है सर्वश्रेष्ठ स्नेह का, वो भी गाय का घृत रखा गया है, नहीं कि भैंस वाला घी पिला रहे हैं आप, तो उसे और दोषों की कृति हो जाएगी। 63 देखेंगे, सभी तेलों में श्रेष्ठ तेल है। 63 में बी विकल्प सही होगा, तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है, इसे नोट कर लेंगे। योनि भ्रंश में प्रयुक्त स्नेह है। 64 का सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी वसा का प्रयोग कराते हैं। प्रश्न नंबर 65 महत्वपूर्ण है विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 65 में दिया है, किस व्याधि में स्वेदन के पूर्व स्नेहन नहीं कराना चाहिए। तो 65 का सी विकल्प सही होगा, आमवात जिसे गठिया बोला जाता है, रोमोटाइड अर्थराइटिस बोला जाता है, उसमें जो है आपको स्वेदन के पूर्व स्नेहन नहीं कराना चाहिए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 66, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, हमने इसको कई बार पेपर्स में देखा है, एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है पंचकर्मा के अंतर्गत। तो इसमें दिया है, स्नेह तो शरद ऋतु में कौन सा स्नेह प्रयोग कराना चाहिए। 66 का आपका ये विकल्प सही होगा, यानी घृत का प्रयोग कराना चाहिए। 67 में देखेंगे, माधव बसंत ऋतु में स्नेहपान हेतु कौन सा स्नेह प्रयोग कराना चाहिए। 67 का सी विकल्प सही हो जाएगा, इसे आप लोग देखिए, इसमें दिया हुआ है वसा और मज्जा, वसा और मज्जा का प्रयोग करेंगे तो फायदा रहेगा। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे, प्रवटवानी वर्षा ऋतु में कौन सा स्नेह प्रयोग कराना चाहिए। 68 का भी विकल्प सही होगा, तेल का प्रयोग कराएंगे तो मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे, प्रश्न नंबर 69 में दिया है कि स्नेह पान के हीन योग के लक्षण हैं। 69 का डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सही, यानी कि मल का गांठदार व रुक्ष होना, वायु का अनुलोमन न होना और जठ अग्नि की मंदता, यानी जठराग्नि आपकी मंद हो गई, मल गांठदार और रुक्ष हो गया है और वायु का अनुलोमन हो रहा है, तो आप स्नेहपान का योग कराने की जो है उसको मरीज को आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे विद्यार्थी, महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। इसमें दिया है कि स्नेहपान के हीन योग के लक्षण हैं। 70 नंबर प्रश्न का विकल्प कौन सा सही होगा। इसका डी विकल्प सही होगा, अंगों को में खड़ता व रुक्षता, उरोविदा और विवरता
उपयुक्त सभी, तो इसका डी विकल्प सही होगा, इसे नोट कर लें। स्नेहपान के हीन योग के लक्षण हैं 71। स्नेहपान के हीन योग के लक्षण हैं, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। दुर्बलता, वायु का प्रतिलोमन होना, अन्न पाचन कृच्छता। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी। 72 नंबर प्रश्न देख लेंगे। स्नेहपान के हीन योग के लक्षण हैं 72 का डी विकल्प चाहिए। उपयुक्त डी विकल्प यानी पांडुता, अंग गौरव और जड़ता आ जाए तो इसे हीन योग में रखा गया है। उपयुक्त सभी डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे। स्नेहपान के अति योग के लक्षण हैं 73 का डी विकल्प सही होगा, यानी कि उपयुक्त सही, इसे आप नोट कर लेंगे। अगर ये लक्षण दिखते हैं तो आप इसको करवाएंगे। प्रश्न नंबर 74 महत्वपूर्ण होगा। स्नेहपान के अति योग के लक्षण है 74 का डी विकल्प इसमें भी सही होगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 75 जो है देखते हैं इसमें क्या बातें पूछी गई हैं। तो इसमें पूछा गया है कि स्नेहपान के अति योग के लक्षण हैं, तो इसका डी विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। इसमें प्रवाहिका हो जाएगी, पुरुष की अति प्रवृत्ति हो जाएगी और भक्त दोष हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी इसका विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 76 स्नेहपान के अति योग के लक्षण हैं 76 का जो है आपका डी विकल्प सही होगा, यानी कि उपयुक्त सभी जो है भक्त दोष हो जाएगा, घ्राण स्राव हो जाएगा, गुदा स्राव होगा, तो इसे आप उपयुक्त सभी टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे विद्यार्थी। स्नेहपान की सम्यक योग के लक्षण हैं, तो स्नेहपान में वायु की अनुलोमता होगा, अग्नि की प्रदीप्ति होगी, मल की स्निग्धता आ जाएगी, उपयुक्त सभी यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। विद्यार्थी नोट करिए। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे। इसमें दिया है स्नेहपान के सम्यक योग के लक्षण है, स्नेहपान के सम्यक योग के लक्षण हैं, डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी यानी मल की द्रवता होगी, अंगों में मृदुता स्निग्धता आ जाएगी और त्वक स्निग्धता होगी, तो इसे आप लक्षण जान के इसको क्रिया कराएंगे। स्नेहपान के सम्यक योग के लक्षण हैं 79 का भी डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी। इसमें गात्र लघुता होगा, गुदा में स्नेह नियमन होगा और निगमन और स्नेह में उद्वेग आ जाएगा, तो उपयुक्त सभी कर देंगे। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे। स्नेहपान के सम्यक योग के लक्षण हैं, 80 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, यानी स्नेह में उग्रता, ग्लानि, क्लम, उपयुक्त सभी डी विकल्प इसमें भी सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 81 महत्वपूर्ण है। स्नेह के व्यापाद हैं, स्नेह के व्यापाद हैं, उपयुक्त सभी होगा, यानी अर्श होगा, मूर्छा होगी, अनाह होगा, सारी चीज़ें होंगी। 82 में देखेंगे स्नेह के व्यापद में प्रयोग कराना चाहिए, 82 का भी विकल्प सही होगा। उष्ण जल देना चाहिए, गर्म पानी पिलाना चाहिए। 83 देखेंगे। वह क्रिया जिसके अंतर्गत शरीर का स्वेदन व पसीना निकाला जाता है उसे कहते हैं, 83 का भी विकल्प सही होगा। स्वेदन क्रिया, वह क्रिया जिसके अंतर्गत शरीर का स्वेदन यानी पसीना निकाला जाता है उसे कहते हैं स्वेदन, और पसीना निकालने से आपके शरीर में ब्लड में जो इम्प्योरिटी है वो जो है बाहर निकल जाती है आपके रोम छिद्रों के द्वारा। स्वेदन क्रिया महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट नोट समझ कर लीजिए आप लोग। 84 नंबर प्रश्न देखेंगे। जो शरीर की जकड़ाहट, भारीपन, ठंडपन आदि को दूर करे उस क्रिया को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण विषय है विद्यार्थी। 84 का आपका बी विकल्प सही होगा, स्वेदन। शरीर की जकड़ाहट को दूर कर देगा, भारीपन खत्म कर देगा, ठंड लगने की प्रवृत्ति है उसे दूर कर देगा। अगर आप शरीर को स्वेदन कराते हैं यानी धूप में बैठते हैं, पसीना आपकी बॉडी में आता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन आपको धूप में बैठना है सुबह 6 बजे से 8 बजे के बाद, उसके बाद आपको नहीं बैठना है, क्योंकि आप उसके बाद वाली जो धूप होगी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होगी। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे विद्यार्थी। स्वेदन के लाभ हैं, 85 का डी विकल्प सही हो जाएगा। स्वेदन का निकलना, स्वेद का निकलना, अग्नि का प्रदीप्त होना, शरीर की जकड़न का नाश होना, उपयुक्त सभी। 85 का आपका डी विकल्प सही बताया गया है, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे। स्वेदन के लाभ हैं,
जब आप किसी को स्वेदन क्रिया करा देते हैं तो उसको क्या लाभ मिल जाता है? मरीज को शरीर में भारीपन जो रहता है वो हल्का हो जाता है, अंगों में मृदुता आ जाती है, त्वचा में निखार आ जाता है, उपयुक्त सारी चीज़ें हो जाती हैं स्वेदन क्रिया से। तो कितना महत्वपूर्ण विषय है, सभी लोगों को स्वेदन करना और कराना चाहिए मरीजों के ऊपर, और स्वयं को भी करना अति महत्वपूर्ण है। स्वेदन के लाभ क्या हैं? 87 KD विकल्प सही होंगे। आहार के प्रति आपकी रुचि बन जाएगी, यानी खाना आपको खाने में बहुत मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा, शरीर में शीतलता का नाश हो जाएगा और दोषों का भी मलपन हो जाएगा, दोष आपके खत्म हो जाएंगे। उपयुक्त सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे, चरक के अनुसार स्वेदन के प्रकार हैं। 88 का ये विकल्प सही हो जाएगा, यानी 2 प्रकार के हैं। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे विद्यार्थी, तो निराग्नि व समाग्नि किसके प्रकार हैं? 89 का भी विकल्प सही होगा। ये स्वेदन के प्रकार होते हैं, विद्यार्थी नोट कर लेंगे। नुरु अग्नि में स्वेदन के भेद कितने हैं विद्यार्थी? प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, इसमें बात कही गई है, जो उसका उत्तर होगा सी, यानी 10 होती है। इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। आग्नेय स्वेद के भेद हैं। 91 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, यानी 13 की संख्या में होते हैं। व्यायाम को माना जाता है। 92 नंबर प्रश्न विद्यार्थी देखेंगे, व्यायाम को माना जाता है, तो व्यायाम को क्या माना जाता है? इसे माना जाता है निराग्नि स्वेदन जो है माना जाता है। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे, भय को माना जाता है, तो भय को क्या माना जाता है? निराग्नि स्वेदन, इसे भी माना जाता है। प्रश्न नंबर 84 का विकल्प कौन सा सही होगा बता देंगे। इसमें दिया है उष्ण सदन को माना जाता है, उष्ण सदन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 94 विद्यार्थी देखेंगे, 94 में दिया हुआ विकल्प आपका कौन सा सही होगा? उष्ण सदन को माना जाता है, तो इसका ये विकल्प सही होगा, यानी निरोह अग्नि स्वेदन माना जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न में बात की गई है, क्रोध को माना जाता है। क्रोध अगर आपको बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो निरोह अग्नि स्वेदन होगा आपके शरीर से। प्रश्न नंबर 96, उपानाह को माना जाता है। 96 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका बी विकल्प सही हो, निरोह अग्नि स्वेदन होगा। प्रश्न नंबर 97 देखेंगे, क्षुधा को माना जाता है। 97 का बी विकल्प सही होगा, यानी निरोह अग्नि स्वेदन माना गया है। विद्यार्थी नोट कर लेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट विषय है। प्रश्न नंबर 98 देखेंगे, अपात को माना जाता है। 98 का बी विकल्प सही होगा, निरोध अग्नि स्वेदन माना जाएगा। बहुपान को माना जाता है। 99 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका भी विकल्प बे ही सही होगा, बी निराग्नि स्वेदन, ये भी आपका महत्वपूर्ण होगा। और प्रश्न नंबर 100 महत्वपूर्ण होगा विद्यार्थी, गुरु प्रवारण को माना जाता है। 100 नंबर प्रश्न को कौन सा विकल्प सही होगा? इसका ये विकल्प सही होगा, निराग्नि स्वेदन। तो इस तरह से हमने आपको पंचक्रमा के चिकित्सा के जो है 100 प्रश्नों को इस विषय में चैप्टर में सॉल्व करा दिया है। महत्वपूर्ण वीडियो है, इम्पोर्टेंट है। सभी लोग इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज सभी विद्यार्थी लिखेंगे।